जैसा कि आप लोग जानते हैं 2027 का चुनाव यूपी विधानसभा का होना है और तमाम जो क्षेत्र के नेता हैं अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं क्याकत विधानसभा से 372 है और आइए इनसे जानते हैं कि क्याकत विधानसभा में क्या रणनीति होगी 2027 में। जिस आप लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ की विदाई होनी है, क्या संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2027 में ये चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी कहना है कि बाबा की विदाई हो, क्या कहना है? बाबा की विदाई तो तय है और पीडीए के महानायक हम लोगों के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तेजी से, आप अभी देख रहे थे कि बीच में सदन चल रहा था और सदन से जो है वो सदन करने के बाद शाम को लखनऊ आ जाते थे, कार्यकर्ताओं से वार्ता करने के बाद फिर सुबह चले जाते थे सदन चलने। इस नाते कि हमारे नेता रातों दिन लगे हैं और 2027 की भरपूर तैयारी करके जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए तैयार है। लेकिन लगता है कि योगी आदित्यनाथ को इसमें जनता जो हिंदुत्व के रूप में देख रही है, तो इस प्रकार से कैसे आप कह सकते हैं विदाई संभव है? हिंदुत्व के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना है, वो वोट बहकाने के लिए हिंदुत्व की बात करती है। जब समय आ जाता है तो हिंदुत्व की बात करती है, वोट आ जाता है। उसके बाद पहले जो है आप अभी देख रहे हैं 2022 में चुनाव हुआ, बीच में हिंदुत्व खत्म हो गया, लेकिन चुनाव आएगा तो हिंदुत्व की बात करेंगे। लेकिन पीडीए के लोग इस बार सतर्क है, वो उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वादा की थी, वादा करने के बाद ये भी काम नहीं किया, तो उसकी विदाई तय है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पीडीए के महानायक अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो क्या लगता है कि आप लोग किस मुद्दे को लेकर के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे? क्योंकि इनके अंदर भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हुई है, उन पार्टियों का अगर सामंजस्य नहीं बैठता है तो 2027 के चुनाव में कैसे आप? उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत जागरूक है, ये पढ़ा लिखा प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यहाँ का एक व्यक्ति जो है यह समय देख रहा है कि कब 2027 फरवरी आए और चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। और क्षेत्रीय पार्टी, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, एक दो पार्टी छोड़ के लगभग सभी पार्टियां तो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक भी पार्टी बची नहीं है। हम लोगों के साथ जो है उनके साथ 33 पार्टी का गठबंधन है, उनके पास 33 पार्टी का गठबंधन है। और आप देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, रिजल्ट आप देख लीजिए, इनका गठबंधन जो है एक तरफ मुसलमान का विरोध करेंगे, एक तरफ मुसलमान की पार्टी से गठबंधन भी करेंगे। वहाँ उसी दिन से जो है उनसे गठबंधन उनका रहा। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है। असद ओवैसी लोग कहते हैं कि ये अमित शाह की भी पार्टी है, तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में असद ओवैसी अपना झंडा नहीं गाड़ेंगे क्या? वो तो इसके पहले भी लड़े हैं। हाँ, और अगर वो हिमायती हैं, ओबीसी के हिमायती हैं, तो उनको स्वयं जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गठबंधन करके जो भी सीटें गठबंधन में उनको मिलती है उससे चुनाव लड़े। और वो बार बार आके चुनाव लड़ते हैं और वोट काटने का काम करते हैं। 2022 में आपने देखा कि एक विधानसभा में उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी शाहजहां, और वहाँ जो है लगभग 7,000 से 7-8,000 वोट जो उनकी पार्टी पाई थी, और वहाँ हमारा विधायक जो है मात्र 600 कुछ वोटों से चुनाव हार गए। तो यह तो देखने वाली बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये पूरी जनता जानती है। और हमारे यहाँ के मुसलमान जागरूक हैं, वो समझते हैं, कभी उनके साथ नहीं रहते। कई बार मैं भी चुनाव लड़ा था, तब भी उनकी पार्टी लड़ी थी हमारे खिलाफ भी, लेकिन वोट 0 रहा। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और वो समझती है कि किससे मेरा भला है। पीडीए के महानायक जो है 2012 में जब सरकार थी, तमाम जमीन पे जो है काम किए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज उसका खामियाजा जो है जनता भुगत रही है। इनके बहकाने में आने के बाद जो है वोट दिया और एक भी काम नहीं हो रहा। अच्छा काम किया तो रिवर्स क्यों नहीं किया, दोबारा रिपीट नहीं की? बाबा ने 2 बार रिपीट क्यों कर लिया? कुछ काम के साथ साथ झूठ भी बोलने की जरूरत है। क्या ये कला अखिलेश यादव में नहीं है? और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे 2017 के चुनाव में झूठ नहीं बोलते थे, वो काम किए थे, जो उनका वादा था उसको पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि जब चुनाव लड़ने आए देश के प्रधानमंत्री, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे हर साल। अमित शाह ने सीधा कह दिया कि जुमला था। तो यही है ना, यही अमित शाह जी देश के 15 लाख रुपये जुमला था।
जनता के साथ जो है ये लोग जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावना। इस प्रकार का जुमला आप लोग क्यों नहीं बना पाते थे? अब हम लोग जुमला तो नहीं बनाएंगे, काम करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम जो है पीडीए के बाहर आया करेंगे, काम किए थे, काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब 2027 आए और इनको जवाब दिया जाए। चलिए, एक नया मुद्दा चल रहा है इस समय यूजीसी को लेकर। हालांकि वो राजनीतिक नहीं था, लेकिन इसमें राजनीतिक बन चुका है। तो क्या यूजीसी एक अच्छी प्रक्रिया है या नहीं, इस पर आपका क्या विचार है? वो अच्छी प्रक्रिया है। आपने देखा कि पूरे ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के ऊपर आग की पट्टी बंधी रहती है, इनको लगा कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने बिल लाया, पास किया। लेकिन ये है कई घटना हुई थी, उस घटना में जो है देश संविधान से चलता है, ये ना कि इनके इशारे में चलता है। हाँ है, और रोहित वेमुला कई लोगों की हत्या हुई, उसके आधार पे कानून आया। हाँ। और उसके लिए उसमें कुछ ओबीसी साथी इस बार इस कानून में आ गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग पागलों की तरह रोड पे उतर गए। जो जिसको विश्वगुरु कहते थे उसको तेलिया कहने लगे, उसको गाली देने वाला शब्द आने लगा। यहीं पर संजय जी मैं आपको रोकना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव की रैली में किस व्यक्ति ने गाली दिया या नहीं दिया, इतना बड़ा हंगामा हुआ कि मां को गाली दी गई। आज उत्तर प्रदेश में यूजीसी को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, क्या वो गाली नहीं थी या इस उच्च वर्ग के द्वारा दिया गया ये उनको? उच्च वर्ग जो है लगातार इनका स्वागत, वो गाली नहीं होती है, इनके लिए सारा कानून माफ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर रैली में जूते चप्पल से मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का स्वागत किए, और कानून को रोकने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए जितना हो सका। लेकिन यही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई ओबीसी साथी कर देता तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लग जाता। ये ऐसे लोग हैं, ये हमारे 85% के लोगों को सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा किसकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है। और कानून जो आया है वो अच्छा है। अब उसमें इनका है कि यादव को क्यों रखे, मौर्य लोहार को क्यों रखे? भाई सबके हम तो कह रहे हैं आप आर्थिक आधार पर आरक्षण लाए, समाजवादी पार्टी तो कभी नहीं पूछी कि आप इनको क्यों रखे। एक तरफ आप जो है 3 एकड़ जमीन का गरीबी रेखा के नीचे बनाया है, एक तरफ 5 हिस्सा जमीन नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे बना। ये दोहरा चरित्र नहीं है, लेकिन इनको हर चीज चाहिए। आप वही लोग हैं जिन्होंने कहा था 86 में 56 यादव जो है एसडीएम बनाया। हाँ, वो तो ये ऐसे झूठ बोलते हैं। आप पत्रकार साथी हैं, आप इसको साबित नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे थे जिस दिन साबित कर देंगे मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। 46-56 की बात कही गई थी, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कही गई थी। बहुत इस प्रकार के शब्द का हो सकता उन्होंने जोश में बोला हो या उन्होंने गलत पढ़ लिया। वो साबित करते हैं, झूठ तेजी से बोल के वो साबित करना चाहिए। बताइए सदन में 46 में आप पहले हो जाना, ये तो एक तरह से पहले बात है। हमारे नेता जो है, हमारे नेता ने कहा कि जिस दिन आप साबित कर दोगे कि इतने एसडीएम जो है 86 में जो है 56 एसडीएम जो है यादव हुए, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए कब तक हमारे मुख्यमंत्री जी साबित करते हैं योगी जी। तो क्या आप ये उठाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी में यादव थाना अध्यक्ष होते थे, थाने बैठते थे, हर जगह बैठते, क्या इस समय योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में वही व्यवस्था हो चुकी है जातिवाद? इस समय आप देख लीजिए, केराकत से शुरू करिए हमारी विधानसभा से, कौन लोग बैठे हैं? केराकत में कोतवाली कौन चला रहे हैं? चंदवत में थाना कौन चला रहे हैं? आपके हमारे विधान गौरवासापुर में कौन थाना चला रहे हैं? जिसकी सरकार होती है कुछ न कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये तो 100% करते हैं। हमारी सरकार में जो है ठाकुर ब्राह्मण कई थानों पे थे, यादव हर जगह नहीं था, लेकिन इनकी सरकार में एक भी यादव बता दीजिए कि एक भी मौर्य लोहार बता दीजिए कि जो थाना चला रहा है इंचार्ज है, कहीं एक थाने में जिले का उठा के आप बता दीजिए। कहीं प्रशासन व्यवस्था है तो ये पहले तरह से जातिवादी व्यवस्था चलती है, सरकार चेंज होते हैं जातिवादी थाने बैठ जाते हैं लोग, क्या ये नहीं? समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं था। ये लोग बता रहे कि झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। अच्छा, ये जो है मार्केटिंग करने में बहुत माहिर है। समाजवादी पार्टी में हम बताए कि जब सरकार यहाँ थी केराकत में समाजवादी पार्टी की, यहाँ ठाकुर कोतवाली के इंचार्ज थे, चंदवत में मिश्रा जी थे, तो इसी तरह हर जगह थे। लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं, वही नहीं है कि 86 में 56, तो उसी तरह जो मार्केटिंग करने में माहिर है। और अब तो ये लोग सिखा दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सिखा दिए, सरकार बनेगी तो कैसे बुलडोजर चलेगा,
कैसे थाना चलाया जाएगा, सब जनता जान रही किसके किसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप बताइए कि अगर इतनी हरकत कोई आम कार्यकर्ता कर देता, आम आदमी कर देता, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो जाता। लेकिन अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि एक हिटलर साही होनी चाहिए, बुलडोजर चलाने के लिए हिटलर साही होनी चाहिए। क्या वो क्षमता अखिलेश यादव में हो पाएगी? बुलडोजर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चैनल के माध्यम से आप लोगों से उन्होंने कहा कि बुलडोजर का मुंह जो है रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। अब तो सिखाया है ना, तो भी रुकने वाला नहीं है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। नहीं, इसके पहले बताइए, इसके पहले माफिया नहीं थे और माफिया नहीं थे, तमाम माफिया थे हमारे जिले से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में। तो तमाम माफिया में किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा नहीं, जरूर भी और नहीं, तमाम माफिया हैं। आज उनकी सेफ्टी में लोग लगे हैं, आज उनकी सुरक्षा में लोग लगे हैं, उनके लोगों को गनर दिया जा रहा है। और जो सामाजिक आदमी है, जो साधारण आदमी है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं इस सरकार के पास। हम लोग रात दिन चलते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो सिखाने समाजवादी पार्टी में, आप बताइए जब सरकार थी 2012 में 17 ठाकुर ब्राह्मण जो है कैबिनेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ थे। तो नेताजी का, जिसे हम कहेंगे नेताजी का एक व्यक्तित्व था कि हर जाति संकट को लेकर चलते थे उत्तर प्रदेश में। क्या अखिलेश यादव इस प्रकार का संकट बना पाएंगे 2027 में? पीडीए सब जाति समीकरण है। पीडीए में तमाम जातियां आती है, उसमें कोई जात बची नहीं है। मैं वो उठाऊंगा एक मुद्दा कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो इसमें जो सामान्य वर्ग का उसको आप किस श्रेणी में रखते हैं? वो भी, उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीडीए में अगड़ा भी आता है, जो उस श्रेणी में समाजवादी पार्टी को एक्सेप्ट कर सकता है। और अभय सिंह, राकेश सिंह गौरीगढ़ और इनके जैसा अगड़ा नहीं, ये लोग तो पार्टी के लिए गद्दार साबित। क्या ओम प्रकाश सिंह जैसे अगड़ा? हाँ, ओम प्रकाश सिंह जैसे अगड़ा आज समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। वैसे लोगों की जरूरत है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सोचना होगा टिकट किसको देना है। इन लोगों को पहले जो 5-6 लोग ये भागे हैं, पार्टी छोड़कर क्रॉस वोटिंग की है, पहले इनको सबक सिखाना है, इनको हरा के भेजना है। वो तो आने वाले 2027 के चुनाव में टिकट उन्हें उस पार्टी से मिलता है तो देखा जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो अलग बात है, हराना हराना अलग बात है। लेकिन रही बात, हम बात करते हैं 372 क्राकत विधानसभा की। यहाँ पर तूफानी सरोज वर्मा विधायक है, उनकी बेटी प्रिया सरोज सांसद है। तो क्या लगता है कि एक युवा को मौका मिल सकता है 2027 में? बिल्कुल मिल सकता है। ये एक ऐसी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इसमें सबको मौका मिल सकता है। और मौका आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2005 में मैं पार्टी में आया, उस समय तूफानी सरोज की तूती बाजती थी। तूफानी सरोज बड़े नेता गिने जाते थे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। और हमारे पिताजी जो है, उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी में था, और हमारे पिताजी पासियों के नेता जो है, वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नेता पासियों को जोड़े जाते। ओम प्रकाश पासवान थे और एक थे, 2 ही लोग पासियों के नेता थे भारतीय जनता पार्टी में। और मैं, पापा उस समय विधायक थे, उसमें विधायक रहते हुए समाजवादी पार्टी का दामन में था वहां। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बस इतना कहा कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा, और सांसद तूफानी सरोज किसी और को चाह रहे थे, हमारे जिले के और 1-2 नेता, बड़े नेता जो किसी और को चाह रहे थे। लेकिन मुझे विश्वास था कि वो मुझे चुनाव में पार्टी ज्वाइन किया था। 2011 में 3 अगस्त को टिकट की घोषणा हुई, पहली लिस्ट में मेरा नाम था। उसमें 3 मंत्री थे, माननीय स्वर्गीय पारस जी थे, ललई यादव जी थे और माननीय जगदीश सोनकर जी थे, और चौथा नाम मेरा था। जिस दौर में आपको टिकट मिला संजय जी, वो दौर समाजवादियों का नहीं था, वो दौर एक आंधी भी चल रही थी आप लोगों के खिलाफ, समाजवादी के खिलाफ आंधी चल रही थी। उस आंधी में आपने जैसे पैर जमा कर दिए, यहाँ बहुत कम मतों से आपने हार स्वीकार कर ली, कहा जाए तो कम नहीं है। लेकिन कहा नहीं जाता कि समय आ गया है कि युवा को मौका कैसे दिया जाए। आप सोचिए कि सीट पर कब्जा भी होता है, इस कब्जे को कहा जाए, या राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात ऐसे हटाएंगे, या एक दूसरी लिस्ट आपके ऊपर डालेंगे, और भी लोग, क्या विचार आपका, किस प्रकार से आप सोचते हैं कि आपको टिकट दिया जाए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर विश्वास रखकर मैं जो है पार्टी में था, पार्टी में हूँ, और मुझे विश्वास है कि 2027 में मुझे मौका मिलेगा। और चक्र चलता है, जिस तरह पंचायती चुनाव का चक्र नहीं चल रहा है कि आरक्षण आएगा ही आएगा, तो सबका नंबर आएगा। तो ये जो है चक्र है, 2027 में मुझे मौका मिलेगा क्राकत से लड़ने के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे विश्वास करके
मैं हूँ। और उन्होंने कहा भी था 2022 में जब टिकट माननीय तूफानी सरोज जी को दिया था, तो उस समय भी कहा था कि आप वोट समझ लो। और जब भी मैं मिलता हूँ तो कहते हैं कि मैं लड़ाऊंगा तुमको, परेशान मत रहो, लड़ाऊंगा। तो मुझे विश्वास है। लगता है कि क्षेत्र में युवाओं की बड़ी उम्मीद है आपसे, बहुत उम्मीद है। जो युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ जुड़े हैं, और लगता नहीं कि एक उम्मीद उनकी धीरे धीरे कमजोर हो जाए अगर आप टिकट नहीं मिलता है आपको तो। युवाओं की उम्मीद तो है। आज भी मेरे साथ युवा जो है बहुत ताकत के साथ जो है बड़ी लंबी कतारों में खड़ा रहता लगता है अग्रवीर की तरह आपके साथ लगे हुए और हैं। आज भी जो है अभी कोई रैली हो जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए तो सबसे ज्यादा युवा जो है मेरे साथ है। आज भी मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन लोगों से मेरा लगाव रहता है, सामाजिक लगाव रहता है। कोई मुझे कहीं बुला देता है तो मैं जरूर जाता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ। और नौजवानों की एक ऐसी टीम है जो हमारे लिए काम करती है हर क्षेत्र में, आपके क्षेत्र विधानसभा में। और मैं देखता हूँ किया हूँ हर विधानसभा में हर कोने कोने में इनके लोग जुड़े हुए हैं। आप ये देख लीजिए कि एमपी एमएलए जो है क्षेत्र छोड़ के गायब रहते हैं। मैं लगातार रहता हूँ क्षेत्र में, और लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये उम्मीद है कार्यकर्ताओं को कि मैं भी, वो नहीं होता है कि राजनीति का जो है 7वां दरवाजा तोड़ने का काम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से तोड़ने का काम करूंगा। और नौजवानों की जो जरूरत है उनकी बातों को लेके और उनके कामों को लेके मैं खड़ा उतरने का काम करूंगा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए पूरी तरह से पीडीए लगा हुआ है, तो क्या अखिलेश यादव इस युवा नेता को मौका देंगे कि जिससे केराकत की विधानसभा जीत करके ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे? क्या ऐसा मौका मिलने की संभावनाएं मिलती है, तो क्या आप उसका ख्याल कर पाएंगे? बिल्कुल, मेरा इतिहास रहा है पिताजी का। मैं भी काम किया हूँ केराकत विधानसभा में। आज तो लोग एमपी एमएलए बहकाते हैं, काम करने की बात आती है तो बहकाते हैं। हमारे पिताजी जो है पूरे केराकत विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा। 3300 हैंडपम्प लगी थी जिस गांव से, जिसे उस भारतीय जनता पार्टी से एमएलए थे, लेकिन मुझे पूरी छूट दिए थे कि आप जिसका चाहो उसका कर लो। मैं ही वो लिस्ट बना के देता था। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ हैंडपम्प से लेके आज तो विधायक कहता कि हैंडपम्प नहीं है, हैंडपम्प नहीं है। निधि उस समय और कम निधि थी, आज तो बहुत ज़्यादा है। और मैं काम किया हूँ, और सबकी उम्मीद पे अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो सबकी उम्मीद पे खड़ा उतरने का काम करूँगा। अंतिम सवाल संजय जी आपसे यह है कि 2027 की जो संभावनाएं हैं, आप अपने लोगों को और खासकर अपनी पार्टी के लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे आप? 2027 के केराकत विधानसभा के कार्यकर्ताओं को और हमारे चाहने वाले लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आपका बेटा ये जो है लगातार संघर्ष आपके बीच में कर रहा है। आप जो है समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए जो है बूथ लेवल पे पहले वोट अपना जो है वोट एक भी न कटे, वोट बढ़वाने का काम करिए। और रही बात टिकट की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, आपके बीच में टिकट लेकर आऊँगा और आपको ही जब वोट रहेगा तब चुनाव लड़ा पाओगे। और आपसे निवेदन है केराकत विधानसभा के कार्यकर्ताओं से एक एक वोट जोड़ने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको, और जय हिंद, जय भारत, जय समाज। आप अभी सुन रहे थे केराकत विधानसभा 372 के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी संजय सरोज जी को, जिन्होंने कहा कि 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाना है और पीडीओ की सरकार बनानी है। इस प्रकार से यूपी में अराजकता फैलती जा रही है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना भी है कि हमारे जितने सिपाही है समाजवादी पार्टी के वो लगे रहेंगे और 2027 में बाबा की विदाई तय है। अब देखना यह होगा कि क्या 2027 के चुनाव में बाबा की विदाई के दौरान की जाती है या नहीं की जाती है, लेकिन इस युवा नेता को क्या टिकट अखिलेश यादव के द्वारा दिया जाता है या नहीं। बड़ी उम्मीद है, बड़ी संभावनाएं हैं, युवाओं में बड़ा जोश है कि इस युवा नेता को टिकट दिया जाए। अब देखना यह होगा कि क्या टिकट मिलता है या नहीं। संजय जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।